हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सिस्टम के बारे में। तो ऑलरेडी हमने सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सिग्नल सिस्टम। तो कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंसिडरेशन में हो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड में अगर हम लोग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से डील कर रहे हो तो हमारा जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सिस्टम, क्योंकि हमारे कंसिडरेशन में क्या है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग कोई मैकेनिकल एलिमेंट से डील कर रहे हो, जैसे कि पिस्टन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, इनटेक वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम। सिमिलरली अगर हम लोग हीट, टेम्परेचर और मास से अगर डील कर रहे हो तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो कि हमारे कंसिडरेशन में उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम। और हमने डिस्कस किया था जो सिस्टम होता है, हमने और डिटेल में डिस्कस किया था सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट का, जो कि एक एंटायर यूनिट के तौर पर काम करता है, और जो सिस्टम होता है वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देता है। सिमिलरली सिग्नल सिस्टम में हमने डिस्कस किया था सिस्टम, अगर हम लोग किसी भी सिस्टम को एक सिग्नल दे रहे, सिग्नल सिस्टम में हमने सिस्टम को किस तरीके से डिफ़ाइन किया था। अलग अलग सब्जेक्ट में सिस्टम को डिफ़ाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिमिलरली सिग्नल सिस्टम में हमने सिस्टम को किस तरीके से डिफ़ाइन किया था। सिस्टम को अगर हम लोग एक सिग्नल दें और वो एक सिग्नल अगर दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिस्टम, हमारे सिग्नल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली जो सिस्टम होता है उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि स्टैटिक सिस्टम हो गया, डायनेमिक सिस्टम हो गया, कॉशल सिस्टम हो गया, नॉन कॉशल, एंटी कॉशल सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया, वर्टिबल सिस्टम हो गया, इनवर्टिबल सिस्टम हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया और अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जितने भी हमने सिस्टम कंसिडर करे, जैसे कि स्टैटिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, कॉशल, नॉन कॉशल, एंटी कॉशल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वर्टिबल सिस्टम, इनवर्टिबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। तो जितने भी हमने जो सिस्टम को जो कंसिडर किया, ये सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन। मतलब जो इनपुट और जो आउटपुट का जो रिलेशन होगा उसको बताते हुए, उसको देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा। स्टैटिक सिस्टम होगा, डायनेमिक सिस्टम होगा, कॉशल, नॉन कॉशल, एंटी कॉशल सिस्टम होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, वर्टिबल सिस्टम होगा या फिर इनवर्टिबल सिस्टम होगा, स्टेबल सिस्टम होगा या फिर अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे स्टैटिक सिस्टम के बारे में और डायनेमिक सिस्टम के बारे में, कॉशल, नॉन कॉशल और एंटी कॉशल सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। कोई अगर सिस्टम अगर टाइम इनवेरिएंट है तो उसकी इनवेरिएंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्टिबल, इनवर्टिबल सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर ये सिस्टम है, सिस्टम को हमने दिया इनपुट, तो जो इनपुट हम लोग जो सिस्टम को दे रहे हैं उसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं। तो जो सिस्टम होगा वो हमें देगा आउटपुट, तो जो आउटपुट है उसको हम लोग रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। सिस्टम को जो हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटेशन, और जो सिस्टम हमें जो आउटपुट दे रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्स। तो जो सिस्टम है इसको हमने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, तो जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट देगा वाई ऑफ टी। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में अगर बात करें, एक्स ऑफ एन हम लोग ये सिस्टम को इनपुट देंगे, तो जो सिस्टम होगा वो हमें आउटपुट देगा जो कि होगा वाई ऑफ एन। सिमिलरली यहाँ पर ये सिस्टम है, सिस्टम को हमने इनपुट में दिया इम्पल्स इनपुट, तो जो सिस्टम होगा वो हमें रिस्पांस देगा जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स रिस्पांस, और जो इम्पल्स रिस्पांस होता है उसको हम लोग शो करते हैं एच ऑफ टी से। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में बात करें तो जो इम्पल्स इनपुट होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं डेल ऑफ एन से, और जो इम्पल्स रिस्पांस होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं एच ऑफ एन से। तो यहाँ पर ये डेल ऑफ टी और ये जो एच ऑफ टी है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का केस है, और डेल ऑफ एन और ये जो एच ऑफ एन है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस है। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी होता है वो हमें इंडिकेट करता है इनपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये जो एक्स ऑफ टी या फिर जो एक्स वाला जो टर्म होता है वो आपको इंडिकेट करेगा इनपुट, और जो वाई वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट करेगा आउटपुट। एक्स ऑफ एन ये आपको इंडिकेट कर रहा है इनपुट किस में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, और जो वाई ऑफ एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आउटपुट किस में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हमने इनपुट दिया और ये जो सिस्टम होगा वो हमें आउटपुट देगा। तो जो सिस्टम है इसको हम लोग दे रहे हैं इम्पल्स इनपुट, तो ये जो सिस्टम होगा वो हमें देगा इम्पल्स रिस्पांस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको अगर हम लोग स्टेप इनपुट देंगे तो ये जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो होगा स्टेप रिस्पांस। सिमिलरली ये वाले सिस्टम को अगर हम लोग रैंप इनपुट देंगे तो ये जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो होगा रैंप रिस्पांस। सिमिलरली अभी बात करेंगे सबसे पहला स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम के बारे में। स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो जो स्टैटिक सिस्टम होता है उसको हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम बोलते हैं, और जो डायनेमिक सिस्टम होता है उसको हम लोग विद मेमोरी सिस्टम बोलते हैं।
तो स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है, अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, इफ प्रेजेंट आउटपुट इज ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट देन सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टैटिक सिस्टम। अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सिस्टम एज्यूम किया है, सिस्टम को हमने दिया इनपुट एक्स ऑफ टी, तो जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट देगा वाई ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो आउटपुट है वाई ऑफ टी वो है एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग t1 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें, यहाँ पर t1 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें तो यहाँ पर ये जो t है इसकी जगह पुट कर देंगे 1, यहाँ पर भी t की जगह पुट कर देंगे 1, क्योंकि हम लोग t1 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा y ऑफ 1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x ऑफ 1 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 1, हमें मिल जाएगा y ऑफ 1 जो कि बराबर में होगा x ऑफ 1 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, जो t1 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है t1 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर ये t के जगह अगर हम लोग t2 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें तो t के जगह पुट कर देंगे 2 और यहाँ पर भी पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर, हमें मिल जाएगा x ऑफ 4, हमें मिल जाएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें t2 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है t4 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर, तो जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के इनपुट के ऊपर। t2 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है t4 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के इनपुट के ऊपर। तो जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, हैंस ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक सिस्टम। अगर यहाँ पर ये x ऑफ 4 के बदले अगर x ऑफ 2 लिखा होता तो हम लोग लिख सकते थे, बोल सकते थे कि प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, और ऐसे केस में जो सिस्टम होता उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। सिमिलरली स्टैटिक सिस्टम के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें, और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो प्रेजेंट आउटपुट है वो फ्यूचर के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे केस में जो सिस्टम होगा उसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, डायनेमिक सिस्टम, जिसके बारे में भी बात करेंगे थोड़े टाइम में। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है सिस्टम को हमने दिया इनपुट एक्स ऑफ टी और जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट देगा वाई ऑफ टी, और ये जो वाई ऑफ टी है वो है एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग t0 टाइम इंस्टेंट अगर हम लोग कंसीडर करें तो t की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ 0, यहाँ पर भी t की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली -t1 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें तो t की जगह पुट कर देंगे -1, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी t की जगह पुट कर देंगे -1, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ -1 उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली t2 टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें तो t की जगह पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी t की जगह पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली t की जगह पुट कर देंगे 3, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ 3, t3 टाइम इंस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो t की जगह पुट कर देंगे 3, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी t की जगह पुट कर देंगे 3, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, यहाँ पर भी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, यहाँ पर भी जो t2 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है t2 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर, और यहाँ पर भी t3 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है t3 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर। तो ये पूरे केसेस में, ये पूरे सिस्टम में जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टैटिक सिस्टम। सिमिलरली डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया डायनेमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेजेंट आउटपुट होता है, ये प्रेजेंट आउटपुट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इनपुट और पास्ट इनपुट। अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर डिपेंड करता है फ्यूचर के इनपुट के ऊपर या फिर पास्ट के इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। ए प्रेजेंट आउटपुट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इनपुट और पास्ट इनपुट, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड एज डायनेमिक सिस्टम। तो डायनेमिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर के इनपुट के ऊपर या फिर बोल सकते हैं पास्ट के इनपुट के ऊपर। हैंस ऐसे जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करे फ्यूचर के इनपुट के ऊपर या फिर पास्ट के इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल एज्यूम किया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाई एक्सिस हमने कंसिडर किया और ये एक्स एक्सिस है t0 टाइम इंस्टेंट। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जितना भी जो टाइम इंस्टेंट है वो इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर के टाइम इंस्टेंट को, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी जो टाइम इंस्टेंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पास्ट के टाइम इंस्टेंट को। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो t1 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है अगर वो डिपेंड करता है t3 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है जो कि फ्यूचर का इनपुट है उसके ऊपर, या फिर बोल सकते हैं जो t1 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है अगर वो डिपेंड कर रहा है -t1 टाइम इंस्टेंट पर, t1 टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट है अगर वो डिपेंड कर रहा है -t1 टाइम इंस्टेंट पर जो इनपुट है उसके ऊपर,
जो कि पास्ट का इनपुट है। तो ऐसे केस में जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक सिस्टम। तो अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर फ्यूचर के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो या फिर पास्ट के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। तो स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया? स्टैटिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। सिमिलरली डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो फ्यूचर के इनपुट के ऊपर या फिर पास्ट के इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टैटिक सिस्टम होता है वो हमेशा कॉशल सिस्टम होता है। स्टैटिक सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉशल सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी हम लोग बात करेंगे कॉशल सिस्टम के बारे में, नॉन कॉशल सिस्टम के बारे में और एंटी कॉशल सिस्टम के बारे में। तो कॉशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर सिस्टम का आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट प्लस पास्ट इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉशल सिस्टम। कॉशल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजेंट जो आउटपुट होता है वो या तो डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट के ऊपर या फिर प्रेजेंट प्लस पास्ट इनपुट के ऊपर। तो सिस्टम जिसमें प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट प्लस पास्ट इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉशल सिस्टम। तो कॉशल सिस्टम में प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और यही रीज़न की वजह से जो स्टैटिक सिस्टम होता है उसको कॉशल सिस्टम बोला जाता है। और कॉशल सिस्टम में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो पास्ट का जो इनपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और जो प्रेजेंट का जो इनपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली नॉन कॉशल सिस्टम का मतलब क्या है? अगर सिस्टम का आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो, इफ सिस्टम आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इनपुट, प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर इनपुट, पास्ट प्लस फ्यूचर इनपुट, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉन कॉशल सिस्टम। अगर सिस्टम का आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट के और फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, पास्ट के और फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, तो तीनों में अगर हम लोग देखें जो फ्यूचर का जो इनपुट है वो कॉमन है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉशल सिस्टम। तो नॉन कॉशल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो या तो प्रेजेंट और फ्यूचर इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इनपुट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पास्ट और फ्यूचर इनपुट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है क्या? प्रेजेंट आउटपुट। सिमिलरली अभी जो लास्ट वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कॉशल सिस्टम। अभी एंटी कॉशल सिस्टम क्या होता है? अगर सिस्टम का आउटपुट अगर सिर्फ और सिर्फ अगर फ्यूचर के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, सिस्टम आउटपुट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इनपुट, अगर सिस्टम का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंड कर रहा हो फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉशल सिस्टम। तो एंटी कॉशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर सिस्टम का आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो फ्यूचर, अगर सिस्टम का अगर प्रेजेंट आउटपुट अगर डिपेंड कर रहा हो फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, तो जो सिस्टम है उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कॉशल सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया कॉशल सिस्टम का मतलब क्या होता है, नॉन कॉशल सिस्टम का मतलब क्या होता है, एंटी कॉशल सिस्टम का मतलब क्या होता है। कॉशल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, कॉशल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है पास्ट और जो प्रेजेंट का जो इनपुट है उसके ऊपर, और कॉशल सिस्टम में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नॉन कॉशल सिस्टम के केस में क्या होता है? जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट और फ्यूचर इनपुट के ऊपर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इनपुट के ऊपर, पास्ट और फ्यूचर के इनपुट के ऊपर। एंटी कॉशल सिस्टम में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फ्यूचर के इनपुट के ऊपर। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉशल सिस्टम। सिस्टम जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट है अगर वो फ्यूचर के इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉशल सिस्टम। इस सिस्टम आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इनपुट, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंटी कॉशल सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो एंटी कॉशल सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉशल सिस्टम, बट ऑल नॉन कॉशल सिस्टम कैन नॉट बी एंटी कॉशल सिस्टम। सारे के सारे जो नॉन कॉशल सिस्टम है वो एंटी कॉशल सिस्टम नहीं हो सकते, मगर जो एंटी कॉशल सिस्टम होंगे वो नॉन कॉशल सिस्टम रहेंगे। तो इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें? अल्फ़ाबेटिकली हमें पता है ए पहला आता है, एन बाद में आता है, और ये वाला जो सीक्वेंस होता है ये अल्फ़ाबेटिकली रॉन्ग है। पहला हमें पता है एन नहीं आता और बाद में ए नहीं आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहला ए आता है फिर उसके बाद एन आता है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो राइट है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितने भी जो एंटी कॉशल जो सिस्टम होंगे वो नॉन कॉशल सिस्टम रहेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया जितने भी जो एंटी कॉशल सिस्टम रहेंगे वो नॉन कॉशल सिस्टम होंगे, मगर जो नॉन कॉशल सिस्टम है वो एंटी कॉशल सिस्टम नहीं रहेंगे। तो ये मेरी ट्रिक थी, बेसिकली मैं मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको सही लगा तो आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट ऑन अप टू यू। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया जितने भी जो स्टैटिक सिस्टम होंगे वो कॉशल सिस्टम रहेंगे,
मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉजल सिस्टम है वो स्टैटिक सिस्टम रहे, बट ऑल कॉजल सिस्टम कैन नॉट बी स्टैटिक सिस्टम। सिमिलरली जो कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिस्टम, इसको हम लोग एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कॉजल सिग्नल में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉजल सिग्नल अगर एग्जिस्ट करता है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉजल सिग्नल। यहाँ पर ये y एक्सिस हमने कंसीडर किया, यहाँ पर ये x एक्सिस t इज इक्वल टू 0, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, x ऑफ t। तो यहाँ पर अभी सिग्नल अगर t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉजल सिग्नल। सिमिलरली नॉन कॉजल सिग्नल का मतलब क्या होता है, t लेस देन 0 और यहाँ पर ये t ग्रेटर देन 0। अगर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए अगर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉजल सिग्नल। सिमिलरली एंटी कॉजल सिग्नल का मतलब क्या होता है, अगर t लेस देन 0 के लिए अगर एग्जिस्ट करता है, t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉजल सिग्नल। सिमिलरली जो कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिस्टम और जो नॉन कॉजल सिस्टम होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग फॉर t ग्रेटर देन 0, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर किसी सिस्टम का अगर एग्जिस्ट कर रहा है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉजल सिस्टम। सिमिलरली इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। Similarly, if impulse response of the system is existing for t less than 0, then system is called as anti-causal system. Similarly, अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है t लेस देन 0 के लिए, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग फॉर t लेस देन 0, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंटी कॉजल सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग फॉर t ग्रेटर देन 0, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉजल सिस्टम। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉजल सिस्टम। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स t लेस देन 0 के लिए अगर 0 है, तो उस केस में जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉजल सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर 0 होता है t लेस देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉजल सिस्टम। सिमिलरली डिस्क्रीट के फॉर्म में अगर हम लोग शो करें, तो जो h ऑफ n होगा वो बराबर में होगा 0 के फॉर n लेस देन 0। सिमिलरली नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एक्सिस्टिंग फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉन कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी सिस्टम का अगर एग्जिस्ट कर रहा है t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो है t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। तो अगर हम लोग देखें, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो है t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट के फॉर्म में शो करें, तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, h ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 0 और n लेस देन 0। सिमिलरली लास्ट वाला जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। एंटी कॉजल सिस्टम का मतलब, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर सिस्टम का एग्जिस्ट कर रहा है t लेस देन 0 के लिए, तो उस केस में जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। इसका मतलब जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर वो 0 होता है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर 0 होता है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम में अगर हम लोग शो करें, तो हम लोग लिखेंगे h ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें, सिंपली आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज एग्जिस्टिंग फॉर t ग्रेटर देन 0, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज द कॉजल सिस्टम। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो नॉन जीरो होगा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, मतलब जैसा जो हमें जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कॉजल सिस्टम के बारे में, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में, एंटी कॉजल सिस्टम के बारे में, हमने डिस्कस किया स्टैटिक सिस्टम के बारे में और डायनेमिक सिस्टम के बारे में।